डिलेमा मतलब कोई ऐसा सिचुएशन जहां पर आपके पास दो ऑप्शन है और दोनों ही ऑप्शन में आप जो भी सिचुएशन चूज कर रहे हैं, यानी कि दोनों ही ऑप्शन में कोई भी चूज कर रहे हैं, तो उन दोनों को नजरिए रखते हुए वो दोनों ही एथिकल नहीं है या फिर सही नहीं है। ठीक है, मतलब कि आपके पास एक ऐसा सिचुएशन है जहां कहीं ना कहीं किसी किसी का लॉस होना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने नेक्स्ट लास्ट क्लास दिया था आपको, अगर एक लिस्ट ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको किडनी रिप्लेसमेंट करना है, ठीक है, उनके पास एक ही किडनी आई, अब उनके पास क्या ऑप्शन है कि या तो वो प्रायोरिटाइज करे कि किस बंदे को सबसे पहले दे, क्योंकि किडनी तो एक ही है उनके पास, किस बेसिस पे कर रहे हैं ये टोटली उन पे डिपेंडेंट है, राइट। तो इस सिचुएशन में अगर बाकी पेशेंट्स को किडनी नहीं मिलता है, ठीक है, तो ये एक तरह से अनएथिकल कह सकते हैं। जिनको नहीं पता है कि क्या सिचुएशन है वो तो यही कहेंगे कि क्यों नहीं मिल पा रही है, राइट। अब मान लीजिए किसी को खबर मिल गई कि किडनी एक आई है पर ये लोग दे नहीं रहे हैं, तो उनको तो यही लगेगा कि ये लोग सही नहीं कर रहे हैं, ये लोग किसी और को दे दिए जो पैसा दिया होगा, राइट। तो वो चीजें जो होती हैं उनके पास वो डिलेमा है, वो जो डॉक्टर्स हैं वो उस सिचुएशन में जब उनके पास वो ऑप्शन है कि उनके पास क्या ऑप्शन है कि या तो वो किसी एक को दें, ठीक है, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, या फिर वो वेट करे कि सारे जब तक उनके पास जितने नंबर ऑफ पेशेंट्स नहीं है उतने नंबर ऑफ किडनीज नहीं आ जाती तब तक वो नहीं करे। तो इस सिचुएशन में क्या रिस्क हो सकता है? हाँ, हंगामा तो करेंगे ही, बट दैट इज नॉट समथिंग डॉक्टर्स आर लाइक रिलेवेंट अबाउट। ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना भी हंगामा करें, उनके लिए क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मरीज का हेल्थ। तो अगर वो वेट करते हैं उतने दिन जब तक वो पेशेंट जो है लिस्ट ऑफ पेशेंट्स है उन सबके लिए किडनी ना आ जाए, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एग्जैक्टली, जो बंदा बच नहीं सकता है, मान लीजिए कोई ऐसा है जो फाइनल स्टेज पे है जिसके पास दोनों किडनी फेल हो गई है, उसको एक किडनी तो चाहिए ना सपोर्ट करने के लिए लाइफ सिस्टम। तो उस सिचुएशन में उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी वो है, तो उस बंदे को वो किडनी जब देंगे तो उनके लिए क्या हो जाएगा, एक तरह से वो डिलेमा ही हो गया कि उनके लिए क्या है, उनको मरीज बचाना है किसी भी हालत में, वो सबको नहीं बचा सकते। ठीक है, हो सकता है कि दो मरीज ऐसे हैं जिनके पास सेम सिचुएशन है, उस टाइम में उनके लिए क्या हो जाएगा, डिलेमा क्रिएट हो जाएगा कि वो किसको करे किसको नहीं करे, राइट। तो इस सिचुएशन में ये, हाँ बच्चे, उनको ना ये लेना है, उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसको देते हैं, राइट, क्योंकि हाँ, तो उनके पास डिलेमा है कि उनको ये डिसाइड करना है कि किनको वो किडनी दें, राइट। तो इस टाइप ऑफ सिचुएशन में जहाँ डिसीजन बहुत हार्ड हो जाते हैं मेक करना, ठीक है, बहुत मुश्किल से कोई सिचुएशन निकलता है जहाँ पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक बंदे का लॉस होना ही होना है, चाहे आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करें चाहे आप सेकंड ऑप्शन चूज करें। इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन उससे डिलेमा कहते हैं। अंडरस्टैंड? कोई डाउट रिगार्डिंग दिस? लिख लो, ethical dilemma. yes. ethical dilemma डेफिनेशन लिख लीजिए इसका। ethical dilemma टाइप इसके मेरे पास फोन में है, नहीं लिखा हूँ। हाँ तो भरो। ethical dilemma I have no idea। गर्मी तो बच्चे, गर्मी कैसे लग सकती है तुम लोग को? कैसे पॉसिबल है तुम लोग को गर्मी लगना? और नहीं हुआ? ऑन 28-29 कर देना।
हाँ बहुत ज्यादा नहीं तो कूलिंग ऑफ हो सकता है इसका, सिर्फ फैन पे चले। अच्छा, नेक्स्ट आपका ये डेफिनेशन लिखिए एथिकल डिलेमा का। एन एथिकल डिलेमा, राइट डाउन, एन एथिकल डिलेमा, एन एथिकल डिलेमा takes place, an ethical dilemma takes place in a decision making context, decision making context where any of the available options requires the person, context where any of the available options requires the person to violate sorry ये वाला violate or compromise, person to violate or compromise on their ethical standards, violate or compromise on their ethical standards। जो लिखवा है समझ में आया? ठीक है, डिलेमा मतलब आप हाँ दोनों सेम मीनिंग, वायलेट और कॉम्प्रोमाइज दोनों सेम मीनिंग है। मतलब क्या होता है इसका कि आप अगेंस्ट जा रहे हैं, उसके किसी चीज के अगेंस्ट जा रहे हैं। किस चीज के अगेंस्ट जा रहे हैं? स्टैंडर्ड्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स के, मतलब खुद के एथिकल स्टैंडर्ड्स के वो अगेंस्ट जा रहा है जो पर्सन डिसीजन ले रहा है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट लिखिए टाइप, लिखिए टाइप ऑफ एथिकल डिलेमा। बिल्कुल आता है, हर सिचुएशन में आता है। एवरी सिचुएशन कंटेन्स अ डिलेमा। इट ओनली डिपेंड्स कि आप कितने आप कह सकते हैं आप कितने स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, इन व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन। अगर मान लीजिए कि आप किसी, जैसे मैंने कहा कि आपकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए, किस प्रायोरिटी पे आप, मान लीजिए आपके पास 2 कस्टमर आते हैं एंड दे बोथ आर कंप्लेनिंग दैट देयर प्रोडक्ट इज नॉट वर्किंग एज पर दे रिक्वायर्ड। ठीक है, दोनों ही कंपनी ये कह रहे हैं। अब दोनों ही ने सेम डेडलाइन दे दी कि आपको 1 मंथ में जो भी रिनोवेशन कराना है अपना प्रोडक्ट में वो करा के मुझे प्रोडक्ट चाहिए। नाउ इट इज योर डिसीजन टू मेक कि आप किस टीम को असाइन करेंगे। मान लीजिए एक ही टीम ने वो दोनों प्रोजेक्ट बनाया है, तो इज इट पॉसिबल फॉर अ टीम टू रिन्यू both the products at the same deadline? Exactly, at that point of time you will be in a dilemma कि आप किस प्रोडक्ट को प्रायोरिटी दें। ठीक है, किस सिचुएशन में, या फिर अगर आप प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा कि आप किसी और टीम को दूसरा प्रोडक्ट दे दें, राइट? क्योंकि उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम है कि कोई दूसरा टीम करेगा तो वर्क तो सारा किसी और टीम ने किया है, तो उनको वो डाटा चाहिए होगा स्टार्टिंग से। ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ डिलेमा। ठीक है, हर सिचुएशन में। इनफैक्ट आप बहुत ही छोटा सिचुएशन ले लो, जो एचआर होता है। ठीक है, मान लीजिए उसने 15 लोगों का इंटरव्यू लिया। ठीक है, 15 में से 4 ऐसे बंदे हैं जो बहुत ही वेल क्वालिफाइड हैं और जिनका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, बट पोजीशन सिर्फ 2 ही ओपन है। तो उस टाइम में वो क्या कर सकता है? वो प्रायोरिटी चूज करेगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सम काइंड ऑफ प्रायोरिटी, जो भी उसको ठीक लगे। मर्जी पे कैसे है? तुम ये सोचो ना, तुम उनके पोजीशन पे रह के देखो। वही तो मैंने कहा, डिपेंड्स ऑन यू। अगर तुमको लगता है कि इजी है फिर तो तुम अक्कर बकर मम्मी वो करके जिसको मन करे चूज कर लोगे, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। बट इफ यू आर इन सच पोजीशन, तुमको चाहिए कंपनी में जो बंदा अच्छा काम करता है वो रहना है, और उसमें से सिर्फ तुम्हारे पास 2 पोजीशन ओपन है, लेकिन कैंडिडेट तुम्हारे पास 2 हैं। नाउ इफ यू आर अ बेटर पर्सन, तुमको ये लग रहा है कि एक तो तुम अच्छा कैंडिडेट गवा रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम 2 कैंडिडेट सिलेक्ट कर रहे हो, 2 कैंडिडेट रिजेक्ट कर रहे हो, वो दोनों कैंडिडेट जो अच्छे थे वो तुम्हारे लिए लॉस है।
क्योंकि तुम अच्छे कैंडिडेट, जो अच्छे एम्प्लॉय है वो तुम लॉस कर रहे हो, राइट। प्लस जो कैंडिडेट्स है उनका भी तो लॉस हो रहा है, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा आफ्टर बीइंग सो मच वेल बेटर कैंडिडेट। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अगर रिजेक्ट हो जाते हैं ना, नेक्स्ट इंटरव्यू में जब वो जाएंगे उनसे पूछा जाएगा कि वेयर एल्स यू हैव अप्लाइड। अगर उसने बोल दिया कि मैंने यहाँ अप्लाई किया था बट आई हैवंट गॉट एनी रिप्लाई, तो ये तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा उनके करियर के लिए, राइट। तो इट इज लॉस इन बोथ द केसेस, ठीक है। किसी भी केस में आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जो उनके एथिक्स के लिए सही नहीं है, क्योंकि कोई भी एथिकल पर्सन नहीं चाहता है कि लॉस ना मेरी कंपनी का हो, ठीक है। एज अ बेटर कैंडिडेट, उनको कैंडिडेट्स अच्छे चाहिए, तो लॉस उनका हो रहा है, ठीक है। एंड एज फॉर द कैंडिडेट्स ऑल्सो इट इज अ लॉस, क्योंकि उसके करियर भी तो एक बहुत हिंड्रेंस हो जाएगा कि उसको और एक स्टेप दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा दूसरी कंपनी में। तो इन बोथ द सिचुएशन देयर इज समथिंग दैट कैन बी लॉस, ठीक है। कोई भी डिसीजन वो ले, इसका एक सोल्यूशन हो सकता है, दैट मीन्स दे कैन गेट अ मिडिल ग्राउंड इफ दे क्रिएट अ न्यू पोजीशन, ठीक है। उनके पास 2 पोजीशन ओपन है, अगर वो 2 पोजीशन और क्रिएट कर देते हैं तो इस केस में वो बाकी 2 कैंडिडेट्स को भी हायर कर सकते हैं। बट इट कैन ऑब्वियसली बी हैपन इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ अथॉरिटी और व्हेन यू कन्विंस सम पर्सन हु हैव द अथॉरिटी, राइट। तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि किस टाइप ऑफ किस सिचुएशन में तुम्हारे पास डिलेमा है और तुम उसको कैसे सॉल्व करते हो। अंडरस्टूड? यस। राइट डाउन टाइप ऑफ डिलेमा, इसको जल्दी जल्दी लिख के खत्म कर लो, बहुत सारा है ये। टाइप ऑफ डिलेमा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट लिखो एपिस्टेमिक, इसको लिखना नहीं पड़ेगा। एपिस्टेमिक, एपिस्टेमिक डिलेमास। इसका पूरा डेफिनेशन लिख दूं पहले, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डिलेमास, this type of dilemmas takes place in a decision making context takes place in a decision making context where moral standards conflict and the agent or the person, agent मतलब the person, conflict and the person cannot readily determine, ready लिखता हूँ y की जगह ILY, readily determine which ethical principle should take precedence over the other, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि यहाँ पर सिचुएशन क्या हो रही है कि यहाँ पर जो मॉरल स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स हैं आपके, जो आप प्रिंसिपल फॉलो करते हैं डेली रूटीन में, उसमें से 2 ऐसे प्रिंसिपल हैं जो कॉन्फ्लिक्ट में है। 2 है या 3 हो सकते हैं, कोई भी नंबर ऑफ प्रिंसिपल हैं जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
मान लीजिए अगर कोई ऐसा है जो गरीब लोगों की मदद करना चाहता है, बट उसने क्या किया, उसने देख लिया कि कोई गरीब आदमी, दिखने वाला गरीब आदमी, ठीक है, वो पैसा लेकर और वहां किसी और को दे रहा है, ठीक है, दैट मीन्स ही इज डूइंग समथिंग इलीगल, ठीक है, उसने पैसा इससे लिया और उसने फिर दे दिया। अब ही इज नाउ कॉन्फ्लिक्टेड इन व्हाट, कि उसे तो गरीबों की मदद करनी है, लेकिन उसने देख लिया कुछ गलत काम करते हुए, ठीक है। नाउ फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है उसका, कि उसे गरीबों की मदद करनी है, ही इज हेल्पिंग द पुअर। सेकेंड प्रिंसिपल, he is not with someone, he is not supporting someone who does illegal work, ठीक है, he does not support someone illegal work, यानी कि ये दोनों ही जो प्रिंसिपल है उसके, ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में हो गए कि अब वो गरीब तो आ गया मांगने दोबारा इससे पैसे, तो वो पैसा दे या ना दे, ये उसके लिए डिलेमा हो गया। क्यों डिलेमा हो गया? क्योंकि दो जो उसके प्रिंसिपल हैं दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है और वो नहीं बता पा रहा है कि वो मतलब जो गलत काम कर रहा है उसके साथ ना देने वाला प्रिंसिपल फॉलो करे, या फिर जो गरीब है उसकी मदद करने वाला प्रिंसिपल फॉलो करे। अंडरस्टूड? प्रेसिडेंस का मतलब होता है ऊपर रहना, मतलब कौन किसको ज्यादा प्रेफरेंस आप दें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अ सेल्फ इम्पोज्ड डिलेमा। सेल्फ के बाद ये इम्पोज्ड डिलेमा, सेल्फ डैश इम्पोज्ड डिलेमा। This dilemma is one created is when create when is one one created by the person apostrophe s person's own errors in judgment, own errors in judgment, comma, such as making competing promises to multiple organizations, such as making competing promises to multiple organizations that cannot be fulfilled simultaneously. इसका मतलब क्या हुआ? एक ही साथ उसने बहुत सारी कंपनीज को प्रोमिसेस कर दिए, लेकिन अब ऐसे प्रोमिसेस हैं कि वो दोनों साथ में, या जो भी जितने भी नंबर ऑफ कंपनीज हैं उन सबके प्रोमिसेस वो एक साथ पूरे नहीं कर सकता। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, ठीक है। तो ये सेल्फ इम्पोज है, क्योंकि उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसे तो पता है कि ये काम कितने दिन में होगा। he has that experience even though he doesn't have that experience, उसको ये चीज बताई गई होगी। दैट इज व्हाट इट इज सेड ना, ओन एरर ऑफ जजमेंट। अपनी गलती की वजह से तुमने क्या किया, तुमने एक डिलेमा क्रिएट कर दिया अपने से कि ये सारी प्रोमिसेस तूने इन सारी कंपनीज को कर तो दी, बट यू आर नॉट एबल टू फुलफिल अकॉर्डिंग टू द डेडलाइन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड इम्पोज्ड डिलेमा। वर्ल्ड इम्पोज्ड डिलेमा, in contrast to a self-imposed dilemma, in contrast to a self-imposed dilemma, this dilemma, in contrast to the self-imposed dilemma, this dilemma is caused by
is caused by circumstances outside the person's control. Outside the person's control. Persons में apostrophe है इस तरह, person's control. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि सेल्फ इम्पोज में क्या था कि उसने खुद ही प्रोमिसेस कर लिए थे, ठीक है, अब उसने प्रॉमिस कर दिया तो उसका डिलेमा हो गया कि वो किस कंपनी को जो प्रॉमिस किया वो फुलफिल करे, राइट। अब वर्ल्ड इम्पोज डिलेमा में क्या हुआ कि बाहर के सब्सटेंसेस, मतलब कि जो आपने नहीं किया, ठीक है, मान लीजिए कि आपका जो मैनेजर है, ठीक है, उसने कर दिया तो लेकिन काम तो आपको करना है। अब नाउ ही इज फोर्सिंग यू टू कि ये डेडलाइन है, इसमें तुमको कंप्लीट करके कैसे भी देना, बिकॉज ही हैज प्रॉमिस। अब उसको डिलेमा का सोल्यूशन क्या मिला कि मैं नहीं कर सकता तो मेरे जूनियर करेंगे, तो उसने उनको काम फिरा दिया। फॉर हिम द जूनियर पर्सन, उसके लिए ये वर्ल्ड इम्पोज डिलेमा होगा, क्योंकि ये प्रोमिसेस उसने नहीं किए थे बट ही हैज टू फुलफिल, क्योंकि उसका वो काम है। So this is what world imposed dilemma. Now next is an obligation dilemma. Obligation dilemma. Obligation dilemma. This dilemma is one where the person has multiple options and more than one of them is obligatory. More than one is obligatory. इसके आगे ORY, T के आगे ORY, obligatory मतलब क्या हुआ? उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं बट उनमें से एक ऑब्लिगेटरी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल कोई दे सकता है? ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? मतलब एक तरह से कहा जा सके जिम्मेदारी हो सकती है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि मतलब मान लीजिए कि आपने किसी से फेवर मांगा, ठीक है, कि आप मेरा ये काम कर दो एंड देन आफ्टर सम टाइम आई विल डू समथिंग फॉर यू। अब उन्होंने जब आपसे रिटर्न फेवर मांगा कि उस दिन आप छुट्टी पे गए थे, मैंने आपका काम कर दिया था, आज मुझे जाना है, आप मेरा काम कर दीजिए, ठीक है। Now in that kind of situation you are obliged to do that. क्यों? क्योंकि आपने प्रॉमिस कर चुका था कि आप रिटर्न फेवर करेंगे। दैट इज ऑब्लिगेटरी पर्पस, ठीक है। वो जो काम हुआ वो ऑब्लिगेटरी हुआ क्योंकि आपने प्रॉमिस कर दिया था उनको। एंड एज यू कैन से अ पॉजिटिव पर्सन, जब आपका काम किसी ने किया तो आप रिटर्न करोगे ही, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज, ऑब्लिगेटरी सिचुएशन। नाउ इस सिचुएशन में यहाँ पर डिलेमा कैसे हो सकता है क्रिएट? मतलब हो सकता है कि उसके पास कोई फाइल काम अपना उसका भी काम आ गया तो ये डिलेमा हो गया ना। हाँ बिल्कुल, उसके पास पहले से ही एक प्रोजेक्ट है, अब क्योंकि उसने फेवर अपना मांग लिया तो क्या करेगा? उसको तो काम करना पड़ेगा बिकॉज ही इज ऑब्लिग्ड टू डू दैट, ठीक है। और एक रियल लाइफ सिचुएशन में आप देख लें कि अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट नेपोटिज्म। नेपोटिज्म क्या होता है? ऑब्लिगेशन ही है। बिकॉज मान लीजिए कि अगर आपका कोई रिलेटिव आपसे बोलता है कि अरे ये काम करा दो, बीइंग एन रिलेशन विद दैट पर्सन यू आर ऑब्लिग्ड टू डू दैट, ठीक है। तो वो आपका बहुत ही जनरल लाइफ आप कह सकते हैं ऑब्लिगेशन डिलेमा होता है, तो वो आपका जनरल लाइफ डिलेमा हो गया। बट दिस इज प्योरली रिलेटेड टू योर बिजनेस पर्पस, ठीक है। आप बिजनेस कम्युनिकेशन में कैसे उस टाइप का डिलेमा आप कर सकते हैं कि आपको ऑब्लिग हो जाए। एक तरह से ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आपके जो सीनियर हैं उन्होंने कुछ काम आपको दे दिया कि ये काम आपको फ्राइडे नाइट तक करके मुझे देना है,
नाउ इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, मान लीजिए ऑलरेडी आपके पास अपना काम है, अब उन्होंने दे दिया करने के लिए, बीइंग अ सीनियर आप उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, आप उनको मना नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके सीनियर हैं। किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ही वुड से कि उसको मैंने काम दिया था बट ही वाज नॉट एबल टू डू दैट वर्क, ठीक है, इवन दो वो पर्सनली कुछ आपसे ग्रज ना रखे, फिर भी एक तरह से उनके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि यू आर नॉट अ टीम प्लेयर बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो बीइंग इन दैट काइंड ऑफ पोजीशन आप ऑब्लिग हो जाते हैं कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। अंडरस्टूड? so that is what obligatory dilemma. Next एक लिखिएगा prohibition dilemma. Prohibition dilemma. Prohibition dilemma. It occurs when all available options. It occurs when all available options. It occurs when all available options are prohibited. Are prohibited. इसमें क्या हुआ कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस तो हैं, लेकिन सारे ऑप्शंस ऐसे हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते। इसका कोई एग्जांपल दे सकता है रियल लाइफ में? जैसे अगर किसी को कुछ सामान है डिलीवर करना है प्रोडक्ट, उस दिन जो है ये हो पूरा हड़ताल हो, तो कोई भी बैंक वाले को बुलाएगा तो बोले चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दैट इज वन काइंड ऑफ प्रोहिबिशन डिलेमा। बच्चा अगर कुछ करना चाहता है तो ज्यादा होता है ऐसा नहीं कह सकते, बट इट इज अ रियल लाइफ एग्जांपल कि अगर आप एज अ स्टूडेंट मान लीजिए आप 12th पास आउट हैं, अब बहुत कम इसलिए होता है बिकॉज पेरेंट्स हैव लेस नॉलेज एंड स्टूडेंट्स हैव यू कैन से अ सोर्स फॉर रिसर्च। स्टूडेंट्स के पास, पहले के जो स्टूडेंट्स होते थे उनके पास उतना टाइम नहीं होता था या रिसोर्सेज नहीं होता था कि वो सर्च करे कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या चीजें उनके लिए करियर के लिए बेहतर है, क्या उनकी इनर स्ट्रेंथ्स हैं जिनको वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट नाउ डेज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल, स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लोर देयर इनर स्ट्रेंथ। वो ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस फील्ड में उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, जो भी उनके स्ट्रेंथ्स हैं उनके साथ अगर वो जाते हैं तो। इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन अभी क्या है कि पेरेंट्स थिंक दैट कि बच्चा तो चलो उसके पास सोर्सेज है, ही डू ऑन हिज ओन, अगर नहीं भी तो दे डू व्हाट, दे कंसल्ट सम पीपल हु नो दैट काइंड ऑफ नॉलेज, ठीक है। जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिन्होंने लेट्स से इफ यू आर टेकिंग अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट या कोई भी मैनेजमेंट का जॉब अगर ले रहे हैं तो मार्केट में क्या मतलब ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके लिए मैनेजमेंट के लिए, जॉब्स के लिए, तो वो क्या करेंगे पेरेंट्स, समवन हु इज वर्किंग इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन या यू कैन से समवन हु हैज सक्सीडेड इन पार्शियल, आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द अदर पीपल वो उससे सक्सेसफुल हैं, तो उनसे वो कंसल्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई आप काम कर रहे हैं वहां पर बता दीजिए मेरे बच्चे के लिए अच्छा रहेगा कि नहीं। so they have multiple options and students have also multiple options, so they are not very you can say strict about कि नहीं तुमको यही ऑप्शन ही लेना ही है, otherwise you will be doomed for that, ठीक है। they know that there are hundreds of available options। तो ये भी एक तरह का डिलेमा था, आज भी है बहुत जगह, that after 12th pass you are not even given a proper options कि आपको क्या फील्ड चूज करनी है, ठीक है। यू आर जस्ट गिवन कि हाँ तुम्हारे पास यही 3 ऑप्शंस हैं, इसमें से क्या करना है बोलो। समटाइम्स इवन दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस आर नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। देयर आर स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ फील्ड चूज करने दे दी गई है, कहाँ पढ़ने जाना बस इतना बता दो, या फिर तुम्हारी बुआ यहाँ पर रह रही हैं, तुम्हारे चाचा यहाँ पर रह रहे हैं, दोनों में से कहाँ जाओगे वो बता दो। दैट काइंड ऑफ सिचुएशन ऑल्सो हैपेंस। तो एक तरह से क्या होता है कि आपको प्रोहिबिट कर दिया गया है कि आपके पास इतना ही मतलब जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें से सारे प्रोहिबिट हैं, आपके पास एक तरह से ऑप्शन ही नहीं रहा ना। और उस ऑप्शंस में भी अगर आप चूज भी कर लोगे ना कि हाँ मुझे बुआ के घर जाना है, नहीं तुम चाचा के घर जाओगे क्योंकि वो ऑलरेडी चूज हो चुका है ऑप्शन तुम्हारे लिए।
तुमको बस एक कह सकते हैं कि बस सांत्वना देने के लिए वो लोग पूछ रहे हैं कि तुमको कहाँ जाना है। Being the you can say being the children of your parents, you should know what they have been chosen for you. ठीक है, तो in that kind of situation अभी भी ऐसा होता है, but it is you can say a very lesser quantity में अभी होता है कि people also know that nowadays youths are not as someone you can dominate. आजकल के यूथ को आप डोमिनेट नहीं कर सकते। दैट इज द ट्रूथ एंड रियलिटी। अगर आप उनको फैक्ट बोलोगे तो वो फैक्ट के पीछे भाग जाएंगे, लेकिन अगर आप डोमिनेट करोगे देन दे विल ऑलवेज रिवोल्ट। दिस इज द एक्चुअल रियलिटी। क्योंकि आज क्या है कि पहले क्या होता था कि पीपल वर फ्रॉम अ वेरी स्मॉल एज उनको कह दिया जाता था कि यू आर नॉट टू आस्क व्हाई, राइट। तुमको क्वेश्चन नहीं करना है, कुछ भी जो बोल दिया गया यू हैव टू। बट नाउ डेज व्हाट people are asking why, कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सोचते थे बट दे won't be able to। क्या नहीं दिया? they were special cases ना, that's why ना, they were special cases। आज जो न्यूटन हैं, ठीक है, उन्होंने इतना कुछ किया, इतना स्ट्रगल किया, he can explore his mind। बट आज के जमाने में उतना स्ट्रगल ही नहीं है। आपके पास इतने ऑप्शन अवेलेबल हैं, यू डोंट हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट ऑप्शन। ठीक है, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, यू जस्ट हैव टू चूज। अगर आपको स्ट्रगल करना पड़ता देन दैट विल बी अ डिफरेंट क्वांटिटी। ठीक है, आपको प्रूव करना पड़ता अपने आप के लिए कि आप जो चूज करना चाहते हैं वो ऑप्शन आपके लिए प्रोहिबिट नहीं आप कर सकते हैं। अंडरस्टूड? अगर प्रोहिबिटेड वो क्या एक कहावत है ना, फॉरबिडन फ्रूट इज ऑलवेज द स्वीटर वन। तो जो फॉरबिड हो जाता है या प्रोहिबिट हो जाता है वो हमेशा मिठाई लगता है। ठीक है, अब आपके पास कितना स्ट्रेंथ है कि यू आर एबल टू गो थ्रू विद दैट। ये टॉपिक जो है हाउ टू सॉल्व अ डिलेमा लिख दीजिए, हाउ टू सॉल्व अ डिलेमा। And one more thing, I thought I forgot it to mention before in the previous class. Online students, when you are joining, please make sure that the display name contains your roll number. Attendance लगाने में दिक्कत होती है थोड़ी, तो आप लोग अपना डिस्प्ले नेम में रोल नंबर लिखिए। ठीक है, अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है तो आईडी नंबर कम से कम लिखिए। Yes, how to solve a dilemma? Sorry, an ethical dilemma. An ethical dilemma. an ethical, ethical में e है ना, vowel sound, an ethical dilemma। how to solve an ethical dilemma? first लिखिए talk it out। talk it out। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली जैसा मैंने बताया कि इफ यू हैव 2 पोजीशंस ओपन एंड यू हैव 4 कैंडिडेट्स, तो आप क्या कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए ये डिलेमा? आप या तो आप उस पोजीशन पे हैं, मान लीजिए आप एचआर हेड हैं, यू कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ पोजीशन कि बाकी जो 2 हैं उनको आप भले वो पोजीशन ना प्रोवाइड करें, असिस्टेंट की पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जूनियर पोजीशन कोई प्रोवाइड कर सकते हैं, या किसी और डिपार्टमेंट में अगर कोई पोजीशन खाली है, अगर उनके लिए अवेलेबल है, वो कंपैटिबल हैं, तो आप उनको दे सकते हैं। अगर आप उस पोजीशन पे नहीं है कि आप क्रिएट कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन फॉर्म समथिंग लाइक यू कैन से, आप एक लेटर लिख सकते हैं अपने तरफ से कि दीज 2 कैंडिडेट्स आर वेरी गुड एंड वी शुड नॉट लूज इट, वी शुड क्रिएट। बिल्कुल, रिकमेंडेशन लेटर आप उनको दे सकते हैं फॉर अदर कंपनी एंड फॉर योर कंपनी एज वेल एज। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा डिपार्टमेंट में हैं तो यू हैव दैट काइंड ऑफ पावर कि आपका रिकमेंडेशन लेटर जो है दैट इज समथिंग दैट इज नॉट इलीगल। ठीक है, ये इलीगल भी नहीं है और बहुत ही पावरफुल भी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एचआर हैं दैट मीन्स व्हाट, अगर आपने रिकमेंडेशन लेटर के साथ उस कैंडिडेट को भेजा दैट मीन्स यू डोंट हैव द पोजीशन ओपन फॉर देम। ठीक है, मतलब आपका ये लॉस है कि आप वो कैंडिडेट खोज रहे हैं क्योंकि आपके पास पोजीशन ओपन नहीं है। दैट मीन्स
you have recommended that candidate, that particular candidate, कि ये candidate अच्छा है, and on my loss I am giving you this candidate. ठीक है, तो ये एक तरह से बहुत powerful weapon होता है for a candidate to have it. Plus जितना आपका position अच्छा है, ठीक है, for example if you are in higher position, उतना ही obviously industry में आपका नाम होगा, because you are HR, so you are basically doing what? Every day you are communicating with the clients, so clients know about you, your competitors know about you, that you work for this certain company. ठीक है, तो अगर आप अपना कैंडिडेट भेज रहे हैं विद रिकमेंडेशन, देन ऑब्वियसली पीपल नो अबाउट यू, आपकी इमेज उस कैंडिडेट के साथ जुड़ जाती है, दैट मीन्स ही हैज रिकमेंडेड, कुछ तो इसमें खास होगा तो रिकमेंड किया, ठीक है, तो इट इज अ वेरी पावरफुल वेपन इफ यू रिकमेंड समवन। नेक्स्ट आपका क्या है, अच्छा ये टॉक इट आउट को लिखवाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा। यस, नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन। अंडरस्टैंड ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट भी लिख लो, उसके बाद समझाते रहूंगी। थर्ड पॉइंट है मैक्सिमाइज द गुड एंड मिनिमाइज द बैड। मैक्सिमाइज द गुड एंड मिनिमाइज द बैड। अंडरस्टैंड ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन का मतलब है कि आपको प्रायोरिटी सेट करना, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव द प्रायोरिटी कि आपको कैंडिडेट की क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं, ठीक है, मान लीजिए आपके पास 100 पोजीशन ओपन हो गया एक ही साथ, ठीक है, कोई नया डिपार्टमेंट खुला, आपका पूरा वो पोजीशन खाली है, तो आप क्या करोगे, आप मतलब ऑब्वियसली जब रिक्रूटमेंट होगा तो आपके पास 100 कैंडिडेट्स आपको लेने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप 100 किसी भी कैंडिडेट को ले लोगे, नहीं, आप क्या करोगे, प्रॉपर सेटअप करोगे कि रिटन टेस्ट होगा, जीडी होगा, फिर 2 राउंड इंटरव्यू होगा, ठीक है, उसके बाद आप सिलेक्ट करोगे। तो इन दैट प्रोसीजर आप क्या कर रहे हैं, आप एक तरह से अपने प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, कि आपका जो भी कैंडिडेट है वो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, आपको क्वांटिटी नहीं चाहिए। इवन दो आप 100 ना 85 समझ लीजिए या